आज स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में, जिसमें हम लोग सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कराने जा रहे हैं। क्योंकि सेंटअप एग्जाम जो है वो आपके सर पे आ चुका है ना। आपको पता है कि फिजिक्स का जो सेंटअप एग्जाम होगा बाबू, वो 11 नवंबर को होने वाला है। कब होने वाला है? 11 नवंबर को आपका फिजिक्स का सेंटअप एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं ना, एक बार सभी को शेयर कर दें। 11 नवंबर 2024 को फिजिक्स का पेपर है और केमिस्ट्री का भी पेपर है, ठीक है। और सेंटअप एग्जाम देना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सेंटअप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका फाइनल एग्जाम में आपको शामिल होने नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में पास होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप अब्सेंट होते हैं तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। और अगर आप एग्जाम में जाते हैं और फिर भी आप पूरा बना के नहीं आते हैं और पासिंग मार्क्स नहीं आता है तो भी आप फेल होते हैं, ठीक है। तो सेंटअप एग्जाम में शामिल भी होना है और आपको क्वेश्चंस बना के भी आना है। तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? तो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आप लोग भले ही कुछ ना पढ़ें, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसे देख कर जाइएगा, एग्जाम में अच्छे से लिख कर आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जबरदस्त तरीके से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। क्योंकि फाइनल एग्जाम की तैयारी भी इस चैनल पे बैक टू बैक जो है वो कराई जा रही है। और सब्सक्राइब करके ऑल, है ना, ऑल पे आप जो है वो क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब क्लास हो तो नोटिफिकेशन यूट्यूब कैसे भेजेगा आपको? जब सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में ऑल का घंटा होता है ना, उस पर ऑल कर लेना, तब जाके नोटिफिकेशन आपको भेजेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन बाबू यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। 70 आपका ऑब्जेक्टिव है ना। 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको 35 प्रश्नों के जवाब देने हैं। और दीर्घ उत्तरीय की बात कर ले तो दीर्घ उत्तरीय 20 है, जिसमें 10 प्रश्नों के जवाब देने हैं। लघु उत्तरीय 6 है, जिसमें 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन की शुरुआत कर लें। एक बार जितने बच्चे हैं फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि सही बच्चे यहाँ पे जुड़ सकें। सही बच्चे को शेयर कर दीजिएगा। और एक बड़ी जरूरी चीज कि जो ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि फाइनल एग्जाम में आपको मदद मिल सके। अभिषेक ट्यूटोरियल का ऐप है ना, प्ले स्टोर पे जाइएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट तरीके से चलिए क्वेश्चन देखिए। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपका सेम रहेगा, है ना। 70 क्वेश्चन रहेगा बाबू, है ना। लिखा गया है कि टोटल क्वेश्चन कितना है, तो 1 से 70 तक टोटल क्वेश्चन है। और आपको 35 को प्रश्न का जवाब देना है। ज्यादा बना के मत आना, फाइनल में भी ज्यादा नहीं बनाना है और सेंटअप में भी ज्यादा नहीं बनाना है, 35 को ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए तो टोटल क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने लगा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र जो होता है बाबू, वह क्या होता है? अब ध्यान से सब लोग आंसर लगाना शुरू कर दीजिए, है ना। सब लोग एकदम आंसर लगाना शुरू कर दो बाबू। आवेशी समतल चालक के नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वह क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज प्लेन कंडक्टर। तो बाबू देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कि आवेशी समतल चालक के नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ पहला सवाल आपका सही हो गया, है ना। यानी जितना आप लोग का सही हो गया है तो पूरा 70 क्वेश्चन एकदम सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पूछा है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव वी के बीच संबंध पूछा जा रहा है ना। क्या पूछा है कि बताइए ई और भी में क्या रिलेशन है। एकदम चुपके चाप पढ़ लो बाबू, है ना। एग्जाम में आपको सेंटअप एग्जाम हर हाल में पास करना है। पहले सेंटअप एग्जाम पास करोगे तब ना फाइनल एग्जाम में जाओगे। इसलिए सेंटअप एग्जाम में हल्के में मत लेना, मंथली एग्जाम की तरह, है ना। ये बहुत बड़ा पैमाना है जिसे सबको पार करना है, तभी जाके फाइनल एग्जाम में पहुंचेंगे। अब देखिए ए और भी, ई और भी में रिलेशन पूछा है बाबू। तो ई और भी का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? तो माइनस डी भी बाई डी आर हो जाएगा।
है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ए सभी का आ गया ना, कमेंट करके बताओ ये सभी का आ गया ना, एक बार कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा है, पूछा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता क्या होती है। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 4 पाई एक्सलेंट नॉट आर, है ना, यही फॉर्मूला आप लोग को बताए थे ना। 9 किलोमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ और 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है, एक मिनट रुको, हाँ ये कितना है बाबू 9 किलोमीटर है। तो 9 किलोमीटर में क्या लिखेंगे 10⁻3, 9 से 9 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 10⁻6, यानी बाबू कितना हो गया 10⁻⁻6 यानी 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है। ठीक है, चलिए 9 किलोमीटर को 9 × 10⁻3 मीटर लिख सकते हैं ना, 9000 मीटर, वही किए हैं, 9 से 9 कट गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। समांतर पट्टिका का सांद्रित का धारिता पूछा है, इसका आंसर आपको लगाना है बाबू। चलिए इसका आंसर आपको लगाना है, फटाफट आंसर लगाओ। समांतर पट्टिका के सांद्रित की धारिता क्या होती है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, फटाफट आंसर लगाइए। अजीत कुमार आंसर लगाने पे ध्यान दो, है ना, बातों पे ध्यान ना दो, क्योंकि आपको सेंटर एग्जाम में बाबू पास करना है ना, बातों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्वेश्चन लगाइए फटाफट। बहुत अच्छे, याद रखिएगा बाबू, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं खुश हो जाइए, आपका आंसर सही है, जितना सही होगा उतनी खुशी होगी आपको। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, आपसे पूछा गया है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है और वोल्टामीटर का प्रतिरोध V है, तो बोला है कि बताइए सर G और V में क्या रिलेशन होगा। दोनों का संबंध पूछा है, G और V में रिलेशन पूछा है, तो क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो बाबू रे आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि V जो बड़ा होता है G से बड़ा होता है, V जो क्या होता है G से बड़ा होता है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ए के साथ सभी लोग जा रहे हैं, ए आप लोग का आया है ना, चलिए फटाफट आंसर लगाइए। बहुत अच्छे, बिल्कुल आया है, बिल्कुल सही आंसर है बाबू। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल फटाफट एकदम, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में आएगा तो क्या आंसर लगाना है इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार ढांचा, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसका व्यवहारिक ढांचा कौन होता है। Which of the following is the applied form of व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का अप्लाइड फॉर्म कौन है, विभव मापी, वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर या मीटर ब्रिज। तो आपको क्या बताए थे बाबू, याद कीजिए, बताए थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्यवहारिक ढांचा होता है वह मीटर ब्रिज होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, मीटर ब्रिज होगा। चलिए सी आप लोग का आ रहा है ना, जिसका जिसका आ रहा है बाबू बहुत अच्छी बात है ना, अगर सही आंसर लगा रहे समझिए जबरदस्त तैयारी है। जी हाँ अजीत कुमार 11 नवंबर के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं, थंबनेल में ही तो लिख दिए हैं। चलिए शिवांशी सीमा AKM UPSC बॉय, चलिए सोनम झा बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए पूछा है क्या, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। जो बाबू तार होता है ना, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वायर का, वो किस पे डिपेंड करता है ना, लंबाई पे, द्रव्यमान पे या डायमीटर पे, क्रॉस सेक्शन का जो कटिंग वाला पार्ट होता है उसका डायमीटर पे, या किसका मटेरियल कैसा है तार का, या उस पे डिपेंड करता है। तो बाबू जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो तार के मटेरियल पे डिपेंड करता है,
कि तार जो है वो किस चीज का बना हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना। अच्छी क्वालिटी का तार होगा बाबू तो क्या होगा, अच्छी गुणवत्ता का होगा। लो क्वालिटी का उसमें मटेरियल रहेगा तो लो गुणवत्ता का होगा, है ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। नेक्स्ट देखो, किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि संरक्षित है। किरचॉफ का बिंदु नियम आप लोग को बताए थे जब 500 वाला चैप्टर पढ़ाए थे, तो 500 ऑब्जेक्टिव का जो सेशन दिए थे, जो नहीं देखे 500 ऑब्जेक्टिव का सेशन बाबू प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से उसे याद कर लीजिएगा। 500 क्वेश्चन में हम लोगों ने 400 समथिंग क्वेश्चन कर दिया है, कुछ क्वेश्चन बाकी है जो कि मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो जो बच्चे नहीं देखे देख लीजिएगा उसको। देखिएगा किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है, ऊर्जा, संवेग, आवेश या द्रव्यमान। तो याद रखिएगा कौन संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है ना। क्या संरक्षित रहता है बाबू, आवेश रहता है, याद रखिएगा। जितने बच्चे बी के साथ गए हैं सभी का आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छे, ये हुई ना बात, फटाफट आंसर लगा रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त वाली बात है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, पूछा है आपसे, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, जो चाल होती है, वह कैसी होती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर कैसी होती है, ये पूछा गया है। समरूप, त्वरित, अवमंदित या एक रूप औसत। देखो धारावाही चालक है, यानी किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। जब प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, एक्सेलरेटेड होगी, है ना, त्वरित होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी, त्वरित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे फटाफट। विद्युत धारा की शक्ति, देखो इसे मैंने कितनी बार पढ़ाया है और इसे हर हाल में आपको बोले थे कि याद रखिएगा, और यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया है। तो बताओ क्या आंसर टिक करोगे एग्जाम में जाकर, है ना। विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा गया है, बताइए क्या टिक कीजिएगा, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या बताया था मैंने आपको बताया था बाबू कि P जो होता है वो V² R के इक्वल होता है, और बताए थे इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, हालांकि यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जितने बच्चे गए हैं जबरदस्त आंसर है बाबू आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सी के साथ गए हैं सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। चलिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश का, अरे बाबू अभी फिजिक्स हो रहा है तो फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ लो ना, जब हिंदी होगा तो हिंदी पढ़ लेना, है ना। डेली क्लास में ऐसा बच्चा जो जुड़ ही जाता है, जो सब्जी बांट रहे हैं तो पूरी मांगता है, पूरी बांट रहे हैं तो सब्जी मांगता है। अब वॉब सिस्टम का जमाना आ गया, जो मिल रहा है जो खाओ, है ना, मांगने वाला टेंशन खत्म, जब बारी आएगा तो देख लेना। पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए क्या सही है। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो वाला कहानी याद आता है ऐसे बच्चे को देखते हैं तो। कुछ लोग जो है ना भोज में जाते हैं ना, तो एगो बर्तन उर्तन लेके जाते हैं, है ना, पूरी बुलाएगा तो सब्जी लावा ना, सब्जी लावा ना, एगो अलग से बर्तन रहेगा उसमें डालने जाएगा, मिठाइयों लावा हो, मिठाइयों डालने जाएगा, है ना, भर लेगा, खा भी लेगा, घरे भी ले जाएगा। वही काम क्लासों में सोचते हो, फिजिक्स पढ़ा रहे तो मैथो लाइए ना, मैथो लाइए ना, हिंदियों लाइए सर, एगो अंग्रेजियों लाइए। चलिए आंसर लगाइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। विद्युतीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए क्या सही होगा, तो बल के लिए क्या सही होगा बाबू, है ना, क्या बताए थे, F बराबर Q V क्रॉस B। एक के बाद में पूरा हंसोट लेना है, नहीं कि दोबारा जरूरत ना पड़े। ऑप्शन नंबर बी के साथ, सुबह खा ले, शामों खा ले, रातों खा ले, 2 दिन तक वही खाना चलते रहे। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स पूछा है बाबू। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है,
देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाए थे, चुंबकीय फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, याद कीजिए, है ना। क्या होता है, एम्पियर होता है, फेराडे होता है, टेस्ला होता है या वेबर होता है। तो बाबू बताए थे वेबर, वेबर से आपको बताए थे देवर, है ना। क्या बताए थे, फ्लक्स है ना। लाख साबुन कौन लगाता था, याद कीजिए, वेबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है वैसा परिपथ बाबू जिसमें सिर्फ प्रतिरोध होता है, क्या होता है, सिर्फ प्रतिरोध होता है, उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली। क्वेश्चन जब आए एग्जाम में तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, तब आंसर लगेगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। और बहुत बच्चे करते हैं क्या है कि ये देखते हैं, जैसे उसको याद है कि अच्छा सर बताए थे कि डी ऑप्शन होगा, लेकिन अगर बगल वाला बोल दे कि नहीं बाबू सी सही है डी गलत है, तो उसको लगेगा ना कि नहीं नहीं वो जो बोल रहा है वो सही है, हम जो याद किए हैं वो गलत है, और सी मार के आएगा, उसी में गलती होता है ना। तो कब होता है, जब आप अच्छी से तैयारी नहीं करते हैं। तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस से आंसर लगाइएगा, बगल वाला के भागी मत लेना, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, डी के साथ जाइएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखो पूछा है क्या, 14 पूछा है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होता है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी देता है ना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इक्वल टू, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होता है, √2 इंटू शिखर धारा का मान, शिखर धारा का मान अपॉन √2, या शिखर धारा का मान अपॉन 2, या सी या टी। तो बाबू आपको बता रखे हैं कि इसका मान जो होता है पीक करंट अपॉन √2 होता है ना। पीक करंट अपॉन √2 होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी सभी कहा रहा है ना। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, सी के साथ जा रहे हैं, क्या बात है। चलिए सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा है। चलो अगला सवाल देखो ध्यान से, यहां पे कौन सा क्वेश्चन है, पूछा है, एक चुंबक है जिसमें चुंबकीय लंबाई Lm है और ज्यामितीय लंबाई जो है वो Lg है। तो बोल रहा है कि Lm और Lg में रिलेशन आपको बताना है कि Lm और Lg में रिलेशन क्या होता है। Lm और Lg में रिलेशन, तो आपको क्या याद रखना है, मैंने क्लास में बताया था आपको कि जब भी Lm और Lg में रिलेशन पूछे तो आपको 6Lm बराबर 5Lg याद रखना है। Lm से लड़का और Lg से लड़की, 6 लड़का था और 5 लड़की थी। एक लड़का टुकुर टुकुर इधर निहार रहा था, जैसे अभी क्लास में एक लड़का टुकुर टुकुर बेचैन हो रखा है कि सर ये का है, तो वही जो एगो सिंगल था वही एगो क्लास में आ गया है। ठीक है, तो वही देखो इसका क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो देखो इसको क्रॉस गुना करो तो ये 5Lg हो जाएगा और ये 6Lm हो जाएगा। तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो पूछा है क्या, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है ना। BH क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। डेल्टा नमन कोण है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या सही होगा, है ना। अब देखो इसका आंसर लगाइए बाबू, सही क्या होगा। चलिए 60 नंबर का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा सही। बुरा नहीं मानना, ऐसा नहीं तुमको हम भटकती आत्मा बोल दिए हैं, भगवान करे तुमको एगो क्या दू गो हो। चलिए आंसर लगाइए फटाफट, तुम नहीं भटकोगे, तुम वो उसमें नहीं रहोगे। चलिए बहुत अच्छे आंसर लगा दीजिए। चलिए देखिए राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है क्या, अगला सवाल है चुंबकन तीव्रता की इकाई जो है वह होती क्या है।
द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एगो बात जो है ना वो समझ में नहीं आता है। आपको पता है कि आप जब जन्म लिए थे ना तो उसके 2-3 साल बाद ना भगवान जी आपके लिए वो को भेज दिए थे कि जाओ वो को दे दिए पहले जन्म, और तुमको नहीं भेजेंगे ना तो छटपटाते रहेगा। तो आपके लिए कोई न कोई आया हुआ है, सब्र कीजिए, टाइम पे आपके पास चली आएगी। अभी क्यों बेचैन हो रहे हैं ना, पढ़ाई कर लीजिए, जब समय आएगा तो भगवान वो को भेज दिए हैं आपके लिए, है ना। अब खराबी किस्मत रहता है जिसके लिए कोई भगवान नहीं भेजते, तो आप वैसे नहीं हैं, भेज दिए हैं सभी के लिए। तो आप लोग जो है ना क्लास के टाइम क्लास पे फोकस कीजिए। क्लास में खोजना शुरू कर देता है सब कि क्लासों में मिल जाए, जहां जाएगा वहीं खोजने लगेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। देखो चुंबकन तीव्रता की इकाई वो भी हो सकता है अभी पढ़ रही होगी, पढ़ने वाली होगी तो घूमने वाली होगी तो घूम रही होगी, बतियाने वाली होगी तो बतिया रही होगी, या खाना बनाने वाली होगी तो खाना बना रही होगी। तुम पढ़ाई करो, वो कुछ भी करे, तुम कोई ढूंढ रहा है। चलिए आंसर लगाएंगे बच्चा। बहुत अच्छे, राइट आंसर एम्पियर पर मीटर होगा। सी के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। लड़की लोग को देखो कभी ढूंढते हुए, लड़की लोग बहुत समझदार होती है, वो जानती है कि हमको लिए कोई ना कोई गधा जन्म लेवे किया होगा, हमसे पहले आया होगा, है ना, उससे आने से पहले आया होगा, तो इसलिए वो समझदार रहती है, नहीं खोजती है, पाता है कि जन्म ले रखा है, हमको क्या टेंशन है ना। और लड़का लोग का है कि बाद में आती है ना, तो इसलिए खोजता रहता है, हमर बाद आई है, कहाँ जन्म लिए। देखिए चुंबकीय पूछा है, चुंबकीय यामोत्तर क्या है। देखो ध्यान दो क्वेश्चन पे, है ना। चुंबकीय यामोत्तर पूछा है बाबू, क्या है। एक बिंदु है, एक क्षैतिज तल है, एक रेखा है, या एक ऊर्ध्वाधर तल है। चलिए अब आंसर लगाएंगे फटाफट, सही जवाब क्या होगा। इंग्लिश देख लो, इंग्लिश क्या पूछा है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, हॉरिजेंटल प्लेन होता है, क्षैतिज तल होता है ना। देखिए कुछ बच्चे जो फटाफट आंसर लगा रहे हैं, ये सभी मेधावी बच्चे हैं, इनका ध्यान जो है सिर्फ क्वेश्चन पे है, एकदम अर्जुन की तरह, है ना, निशाना एकदम क्वेश्चन पे है, एकदम ऐसे ही होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो पूछा है क्या, क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान देना बच्चा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। एक लड़का बोल रहा है सर मेरा वाला क्या बोला है, अच्छा मेरे वालों को खोज दीजिएगा। ठीक है, हम जासूस लगा दिए हैं खोजने पे, टेंशन नहीं लो, जैसे ही सूचना है कि आपको गुप्त तरीके से बता दिया जाएगा, है ना। चलिए आंसर लगाइएगा। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो बाबू आपको बताए थे कि जो आवर्धन क्षमता होती है वह 1 + d/f होती है। कितनी होती है, 1 + d/f होती है। ए के साथ गए हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया है कि सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी कितना होता है। फोकस दूरी किसे कहते हैं बाबू, तो कॉर्निया से रेटिना के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, है ना, आंख में। तो वो कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है फोकस दूरी। अब जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे नर्वस करते हैं। होता है क्या कि आप तो 2 सेंटीमीटर पढ़ के गए और कहीं न कहीं आपको मन में ये भी था कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बगल में बच्चा बैठा हुआ बोलेगा अरे ई वाला गलत है रे, ई वाला नहीं मारो, ई वाला सही है ना। लड़का कैसे बोलेगा, अरे ई वाला गलत हो रे, ई वाला नहीं मार, ई मार। लड़की क्या बोलेगी, अरे ई वाला नहीं मारो रे, ई वाला गलत है, ई वाला मारो ना, ई वाला सही है, सर से हम परे हैं। दोनों अलग अलग तरीके से आपको भड़काएगा, लेकिन आप क्या मारना, 2 सेंटीमीटर मार के आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21।
21 देखो, हीरा का क्रांति कौन पूछा है ना, किसका पूछा है, डायमंड का। चलिए अब आंसर लगाइए बाबू, हीरा का क्रांति कौन क्या होता है, जल का नहीं पूछा है, हीरा का पूछा है बाबू, आंसर लगा दो, सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट, तो बाबू हीरा का कितना होता है, आंसर लगाइए जरा, हीरा का बताना है, फटाफट बताओ। चलो नीचे दिख रहा है ना, डायमंड जानते हो ना, डायमंड को ही हीरा बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, नहीं तो गाली देने लगेगा, सर इंग्लिश में नहीं दिखाते हैं। चलिए आंसर कर दो बाबू फटाफट तरीके से, हीरा का। बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं 24.41 एकदम गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 22। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है, द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कन्वेक्स लेंस इज कॉन्टेक्ट। इसमें आपको जब मैं 500 वाला सीरीज करवाया था, इसमें उत्तल ही बताया था और अवतल ही बताया था ना, अभी पढ़ा हुआ है देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है उत्तल का, ठीक है। तो बोला है कि उत्तल लेंसों का जो समतुल्य लेंस होता है बाबू, वह क्या होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, सी होता है या डी होता है। तो बाबू उत्तल का उत्तल ही रह जाता है ना, उत्तल का क्या हो जाता है बाबू, उत्तल ही रह जाता है। तो हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। आप लोग जो है ना बाबू, वो जब क्वेश्चन करवाए हैं ना 500 वाला, उसे रिवाइज करते रहिएगा, इससे क्या होगा ना, भूलिएगा नहीं। जब भी सोने जाए, जब भी आपको टाइम मिले, सोने के टाइम, दोपहर के टाइम, है ना, एकदम सीरियस होके नहीं, मजे मजे में बैठे हुए हैं, एकदम देख रहे हैं, इस तरीके से तो टेंशन नहीं होगा, तैयारी भी होती जाएगी और कोई सर पे बोझ नहीं रहेगा फाइनल एग्जाम का, है ना। आप लोग क्या करते हैं, शुरू से मस्ती करते रहते हैं ना, इसीलिए फाइनल एग्जाम का बोझ हो जाता है। इसलिए हल्के हल्के पढ़ते चलिए, शुरू से ही कोई बोझ नहीं रहेगा। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत पूछा गया है बाबू, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है, परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। देखो इस, आप जब क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, तो देखो जो तेज लड़का है वो क्या करेगा, जो अर्जुन है वो क्या करेगा, जो अर्जुन होगा वो देखेगा कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा सिर्फ रटेगा, है ना। तो इस चीज पे भी ध्यान देना कि जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं तो एक तरह के क्वेश्चंस देखिएगा, एक ही चैप्टर से क्वेश्चन निकाल रहा हूं, है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हर क्लास में मैं करवाता हूं, और आप मंथली एग्जाम भी दिए होंगे तो इस तरह का क्वेश्चंस आया होगा, सेंटअप में भी आ रहा है, फाइनल में भी आएगा। तो इस तरीके से बाबू पढ़ोगे ना तो एग्जाम में धुआं धुआं कर दोगे, है ना। डीपली सोचिएगा, डीपली कब सोचोगे, जब डीपली क्लास में रहोगे तब, है ना। चलिए अब इसका आंसर लगा दीजिए 23 का। बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए टेंशन नहीं लेना है, वो काम तो हम कर ही रहे हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चंस ला ही रहे हैं। तो अगर आप पूरी क्लास कर रहे हैं तो बाबू तब भी टेंशन फ्री रहना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। 24 है कि समान आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वह क्या होती। अब देखो इसमें 25 सेंटीमीटर मार दो, है ना, दूरी पूछा है, न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, समान आंख का पूछा है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए पूछा है क्या, 25 देखो पूछा है क्या, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है। तो फाइनल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो हवा का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई क्यों पड़ता है, किस प्रकाश की घटना का कारण, आकाश का रंग नीला क्यों होता है ना। तो इससे क्वेश्चंस आपके 100% रहेंगे, ठीक है, फाइनल में भी। तो इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना है बाबू। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, टेंशन नहीं लेना, नीचे इंग्लिश भी है ना। 25 में देखो इंग्लिश मीडियम वाले बाबू, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो डिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होगा, वर्ण विक्षेपण, यानी कि
डिफ्रैक्शन होगा, सॉरी डिस्पर्सन होगा, है ना, डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, डिस्पर्सन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए पूछा है क्या, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? किस रंग के, है ना, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? आपको मैंने बताया था कि जो तरंगदैर्घ्य होता है जिसे हम लैम्डा से सूचित करते हैं, तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अपवर्तनांक का उल्टा होता है। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि बाबू जब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो म्यू बोलेगा हम घटेंगे, लेकिन जब तरंगदैर्घ्य घटेगा तो म्यू बोलेगा हम बढ़ेंगे, है ना। तो बोला है कि किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो अपवर्तनांक अधिक है, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है ना, तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है बाबू? बैगनी का होता है। तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है? इंग्लिश में देख लो, वायलेट का होता है ना। ऑप्शन नंबर बी, विजियोर पढ़े है ना, वायलेट का सबसे कम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, विनाशीकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर पूछा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो क्या है? पथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है पूछा गया है। ध्यान से आंसर लगाइएगा, एन लैम्डा बाई 2, बी, सी या डी। और एक चीज आपको बताए हैं कि जो बच्चे बायो के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जो बायो वाली पीडीएफ है ना, उसमें जब आप पढ़िएगा तो उसको अंडरलाइन करके पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपको नॉलेज है उसमें। अगर उससे अच्छे से पढ़ लेते हैं ना बाबू, तो बायो में आपका इतना जबरदस्त नंबर आएगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो, है ना। तो उसको एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िएगा, जो खास करके बायो वाले स्टूडेंट हैं, है ना। उसमें फिजिक्स भी लिए होंगे, केमिस्ट्री भी लिए होंगे, बायो का भी पीडीएफ होगा, है ना, हिंदी का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा। तो बायो पे इसलिए जोर डाले हैं कि बायो जो है एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा जो हाई लेवल पेपर रहेगा, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, वो बायो का रहेगा, ठीक है। तो बायो पे एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा उस पीडीएफ को जो आपको दिए हैं, जो बच्चे पीडीएफ लिए हैं, ठीक है। जो नहीं लिए हैं, प्रोसेस जान ही रहे हैं। आपको क्या करना है, अभिषेक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ना। हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है बाबू? जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरे एप्लीकेशन का नाम है, अभिषेक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, है ना। और वहां पे आपको अभी ऑल सब्जेक्ट 450 में मिल रहा है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में। वहां पे पेमेंट कीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने पे 479 लग रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, व्यू का ऑप्शन आएगा और पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी रहता है, ठीक है। यानी आप भी पढ़ सकते हैं और 1 साल तक आपका भाई आगे होगा तो वो भी तैयारी कर सकता है, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या जिसको ऐप वगैरह में दिक्कत होता है वो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करके ले सकता है, ठीक है। तो नंबर पे मैसेज करके, कॉल नहीं करना, कॉल करना सख्त मना है ना। जनहित में बता दिए बाबू, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। चलिए तो इसका आंसर लगा दीजिए, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है बाबू? तो राइट आंसर की बात करें, चलिए आप लोग तो आंसर लगा दिए, बहुत अच्छे। ये होता है जबरदस्त वाली बात, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एकदम तहलका मचा दिए हैं, बी के साथ गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 28। अरे बाबू तुम्हें कहाँ जाना है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमारी स्पीड तो यही रहेगी, है ना। तुमको जाना है जाओ, जाने वाले को किसी ने रोका है, आने वाले को कोई मना कर सकता है? हम तो जैसे स्पीड में है वैसे ही रहेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे। Which of the following phenomena confirm the transfer wave nature of light? चलिए अब इसका ध्यान से आंसर लगाएंगे, अनुप्रस्थ तरंगी की प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है? चलिए 28 का फटाफट आंसर लगा लो। चलिए आंसर लगाइए फटाफट, बहुत अच्छे। देखो राइट आंसर की बात करें
तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगी का क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। याद रखिएगा, पोलराइजेशन के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या गए हैं? डी। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल बाबू क्वेश्चन नंबर 29। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है ना? क्या पूछा है कि अवरोध के किनारों से जो प्रकाश मुड़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन या परावर्तन? तो देखो, अवरोध के किनारों से जो प्रकाश मुड़ती है बाबू, फटाफट आंसर लगाओ। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छे। बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत अच्छे, विवर्तन एकदम कमाल का आंसर लगाएं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल क्या पूछा है? चांदी का कार्यफलन पूछा है बाबू कि चांदी का कार्यफलन कितना होता है? वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज। चांदी का कार्यफलन कितना होता है? ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन। आप लोग क्लास में गपशप बहुत करते हैं, गपशप करने से बाबू आप ही का नुकसान होगा, है ना? मेरा नुकसान नहीं होगा, हम तो क्लास लेके चले जाएंगे, लेकिन आप जो है क्लास में कम सीख पाओगे, इसलिए गपशप कम किया करो। देखो, चांदी का कार्यफलन कितना होता है बाबू? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखिएगा, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखो क्या पूछा है। प्लांक नियतांक का मान पूछा है कि बताइए प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? जूल सेकंड दिया गया है, लेकिन बाबू कौन सही है ये आपको बताना है। तो सही क्या होगा? आपको याद रखना है कि इसका मान जो होता है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 होता है। तो पावर पे भी बाबू आपको ध्यान देना है ना। तो राइट आंसर क्या टिक करके आइएगा? एग्जाम में आएगा तो सी टिक करके आना है ना। चलो आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो, फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है? डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। फोटोन का गतिक द्रव्यमान पूछा है, मास पूछा है बाबू कि मास जो है वह क्या होगा? तो बाबू मास जब आपको पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि फोटोन का जो द्रव्यमान होता है वो h/c लैम्डा होता है ना। क्या होता है? h/c लैम्डा होता है। तो जो भी बच्चे बी के साथ जा रहे हैं एकदम बल्ले बल्ले कर दिए हैं, है ना। बिल्कुल राइट आंसर है बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे फटाफट एकदम। कौन श्रेणी जो है परावैगनी श्रेणी है? पूछा क्या गया है कि कौन श्रेणी जो है परावैगनी श्रेणी है? चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या होगा? परावैगनी श्रेणी की बात की गई है। कौन श्रेणी परावैगनी श्रेणी है? चलिए अब आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप सब्जेक्टिव क्लास क्यों नहीं लेते? तो देखो उसका रीजन मैं बताता हूं कि मैं बच्चों को जो है ना बेवकूफ बनाना नहीं चाहता। सोचो कि अगर डेली कोई सब्जेक्टिव ले रहा है, आपको बता रहा है, तो क्या वो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे? सब्जेक्टिव जो है ना गिने चुने आते हैं, और आपको मैं डेली बोझा दे दूं, आज ले लो, ये ले लो, आज ले लो, आज ये ले लो, तो वो तो आप कोचिंग कहीं ना कहीं किए ही हैं, और फिर वो आपको फिर नया चीज मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? आपका ही क्या होगा? दिक्कत होगा। इसलिए सब्जेक्टिव क्लास नहीं दी जाती है, आपको यहाँ पे एमसीक्यू करवाया जाता है। तो इसीलिए ताकि आप जो पढ़ें उसका फायदा हो। अगर मैं अभी सब्जेक्टिव दूं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्टिव देंगे तो वहां पे आपको दिखेगा नहीं एग्जाम में। इसीलिए आपको लिमिटेड क्वेश्चन से कराते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बोझा दे दे, हम लादते रहो पीठ पे, एग्जाम में जाके नींद आ जाए कि एक को याद नहीं आए, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए 33 जो सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं उन्हें तो ऐप पे क्लास लेना रहता है ना। कभी फाइनल ईयर का ऐप लॉन्च करते हैं, कभी क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं, कभी ये कोर्स लॉन्च करते हैं, तरह तरह के कोर्स लॉन्च करने के लिए सब्जेक्टिव क्लास लेते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पास कराना उनका मकसद कतई नहीं होता है। उनका मकसद होता है हमारे पास इसी सब्जेक्ट के इतने टीचर हैं, आइए मेरे ऐप पे देखिएगा। 33 का आंसर लगाएंगे। कौन
है ना, श्रेणी परावैगनी परिसर में है बाबू, तो परावैगनी में होता है लाइमन श्रेणी। लेकिन बच्चे इस बात को समझ कहाँ पाते हैं, है ना, जो समझते हैं वो समझते हैं, लेकिन 90% नहीं समझते। चलिए 34 देखिए पूछा क्या गया है, रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। बाबू बताना है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है। चलिए अब आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा, सीधा सा लॉजिक लगाओ। अगर वो ऑब्जेक्टिव भी आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, सब्जेक्टिव भी आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, तो ऐप पे क्या कर रहे हैं, ऐप पे घंटा बजा रहे हैं, है? समझो इस चीज को, जिस दिन समझोगे ना उस दिन लाइफ बन जाएगा, क्योंकि आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है ना, समझना इस चीज को, नहीं तो फिर भीड़ का हिस्सा बने रह जाओगे। रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है बाबू? नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना, सी या डी? तो बाबू देखो राइट आंसर की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, तो प्राकृतिक घटना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या होता है? आपको बताए थे कि एगो होता है बीटा, एगो होता है गामा। गामा जो है बहुत तेज से मारता है, उसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वो मारने में तेज है, दौड़ने में तेज नहीं है। दौड़ने में तेज जो है वो बीटा किरण है ना, दौड़ने में तेज कौन है बाबू? बीटा किरण है, ये सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला है। और मार धार करने में सबसे ज्यादा कौन है? तो गामा किरण है। वेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है? तो गामा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अल्फा कण क्या होता है बाबू? अब आंसर लगाएंगे कि अल्फा कण क्या होता है। ठीक है, अब बताओ। इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम नाभिक होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, सी या डी होता है। 36 का राइट आंसर बता दीजिए बाबू, राइट आंसर क्या होगा? तो बाबू जो अल्फा कण होते हैं ना वो हीलियम होते हैं, है ना, हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, यूपीएससी नरगिस, सोनम, आसिफ, रॉकी, सनीराज, नीतीश कुमार, बहुत अच्छे बच्चा। चलिए जिनका भी नाम लिया हो ना, ये लोग बच्चे कंटिन्यू पूरा क्लास करते हैं, क्योंकि मैं जब भी नजर डालता हूँ चैट बॉक्स में तो ये लोग दिखते हैं। चलिए शिवांशी और बाकी कुछ बच्चे नए आते रहते हैं जाते रहते हैं, है ना, तो कंटिन्यू क्लास कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, प्रेसी एंटीना की परास जो है और टावर की ऊंचाई और पृथ्वी की त्रिज्या, 3 गो चीज दिया हुआ है। और बाबू यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं आप लोग, रेडियस और हाइट, है ना, रेडियस जो है ना याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछता है फाइनल में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है ना अच्छा से एकदम इसको रगड़ के याद कीजिएगा। d बराबर √2h(r) तो होता ही है, याद रखिएगा इस पे, है ना, न्यूमेरिकल्स भी पूछ देता है ना। कहाँ पूछेगा न्यूमेरिकल्स? एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, है ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स नहीं के बराबर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। 38 पूछा है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या रहती है? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। मूल अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में क्या होती है? तो ग्राउंड स्टेट में बाबू 13.6 होता है। कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है ना, चलिए जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में हम मादित करते हैं तो अर्धचालक की जो चालकता है उस पर क्या असर पड़ेगा? अर्धचालक यानी क्या? सेमीकंडक्टर की बात हो रही है ना। हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में नीचे लिखा रहता है, उस पर भी जोर दे दीजिएगा। मैं एक ही पढ़ता हूं, अगर दोनों पढ़ूंगा तो टाइम ज्यादा टेकन होगा, है ना, तो दोनों आप पढ़िए। तो देखिएगा बोला गया है सेमीकंडक्टर की चालकता जो है वो क्या करेगी, क्या वो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, सेम रहेगी या जीरो हो जाएगी? तो आपको बताए थे बाबू जो अर्धचालक होता है
उसकी चालकता जो है बढ़ जाती है ना, इंक्रीज कर जाती है। 39 का राइट आंसर। बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? आपको नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट सब पढ़ा दिए। नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? आप लोग टेंशन नहीं लेना, 500 ऑब्जेक्टिव तो दिए ही दिए हैं। दिसंबर जब लास्ट होने लगेगा ना बाबू, जब बच्चे आप लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, दिसंबर लास्ट होने लगेगा, तो आप लोग को 1000 ऑब्जेक्टिव दे दूंगा हर सब्जेक्ट में, है ना। 1000 ऑब्जेक्टिव दे दूंगा हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब में, है ना। तो आप लोग तो ऑब्जेक्टिव से इतना तहलका मचा दोगे, और पीडीएफ तो दिया गया है, और दोनों को जब मिला दोगे ना, तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा एग्जाम में, भले वो कितनी बड़ी कोचिंग का छात्र क्यों ना हो, है ना। आपको एग्जाम में देख के बेहोश हो जाएगा, क्योंकि पहले तो एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू में धमाल करोगे, उसके बाद सब्जेक्टिव में धमाल करोगे। जब पहला पेपर दे के निकलेगा, फिजिक्स होता है पहले दिन, या कभी कभी बायो भी हो जाता है ना, वो तो रूटीन आएगा। तो जो बगल में बैठा हुआ होगा ना, वो आपको बहुत मानने लगेगा, चॉकलेट को ला के देगा कि थोड़ा बहुत बताएगा, ऐसा होता है। तो तेज होने का ये भी फायदा है कि जितना दिन एग्जाम है उतना दिन पार्टी सार्टी चलते रहता है, खूब खिलाएगा पिलाएगा। देखिएगा नॉर गेट का बुलियन व्यंजक 40 का। चलिए बाबू आंसर क्या होगा नॉर गेट का, बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए बहुत अच्छे, तहलका मचा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर है बाबू, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं। ठीक है, नॉर गेट बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है बाबू, पूछा है कि अर्धतरंगी दृष्टिकोण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है ना। 50 हर्ट्ज के लिए कौन सही है? तो 50 हर्ट्ज के लिए बताए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है। अर्धतरंगी पूछा है, अर्धतरंगी में बताए थे सेम करते हैं, जितना रहता है उतना ही आंसर डालते हैं। और लेकिन फुल बेस पूछता है, जैसे ये हाफ पूछा है, और हाफ की जगह अगर फुल रहता है तो हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 50 हर्ज हो जाएगा। ठीक है, 50 हर्ज हो जाएगा। तो बाबू बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि सर पीडीएफ के लिए पैसा नहीं है। तो देखो हम लोग का जो पीडीएफ है ना, ऐसा नहीं कि मैं खुद बना के देता हूँ, जो सच्चाई में बोल रहा हूँ। खुद बना के दूंगा तो गारंटी कहाँ से दूंगा भाई, खुद बना के देंगे तो वो तो नोट्स हो जाएगा ना, वो तो गेस पेपर हो जाएगा, हम गारंटी कहाँ से लाएंगे। हम जो आपको जो पीडीएफ देते हैं वो हम लोग जो है अपना, हम लोग का टीम है जो कि क्वेश्चन सेटर से कुछ कांटेक्ट में रहते हैं, जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं ना उन लोग से सेट करवाते हैं, तब जाके बाबू ये 450 लग रहा है। अब ऐसा मत सोचना कि ये 450 जो है ना मेरे पॉकेट में जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे 18% जीएसटी है, जीएसटी भी है बाबू, क्योंकि शिक्षा पे जीएसटी 18% लगता है। और इसमें क्या है, जो सेटर हैं है ना, उनको कितना जाता है तो मैं एकदम खुल के बता देता हूं कि 300 रुपया उनका हो जाता है, 450 का 18% और 300 रुपया, और जो पेमेंट चार्जेज है उसके 2% अलग से। कुल मिलाकर अगर ये 450 देते हो ना, ये 50 रुपया जो है वो जाता है, जो कि हमारी टीम में ही चला जाता है। तो ये जो है ना, ये आप लोग को सिर्फ ऐप लॉन्च होने की खुशी में है ना, मेरा मकसद यही है कि इस साल रिजल्ट आप लोग का इतना अच्छा दे कि आप लोग चैनल का नाम कर दें, क्योंकि डिजिटल क्लास पे मैं इस साल मेरा फर्स्ट टाइम है, पहले डिजिटल क्लास नहीं हुआ करता था। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस बार रिजल्ट जो है ना 50K से ऊपर जाए, 50,000 से ऊपर बच्चे को मैं कोशिश कर रहा हूं कि 450 नंबर तक दिला दूं, है ना, तब नेक्स्ट ईयर से और भी अच्छा होगा। इसीलिए आपको 450 में अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर फायदा उठा लेते हो तो उठा लेते हो, क्योंकि बाबू जब ये ऑफर समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सारा कंट्रोल मेरा नहीं होता है ना, इसमें किसी और का भी कंट्रोल होता है। आप लोग को खुल के बता दिए, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास के स्टूडेंट हो, है ना, वीडियो में मैं खुल के इस चीज को नहीं बताता हूँ। देखिएगा द्विआधारी संख्या दिया गया है
तो बोल रहा है बाबू इसका रिलेशन क्या होगा, इसका रिलेशन क्या होगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर। चलिए अब इसका रिलेशन पूछा है तो आपको रिलेशन निकालना रहता है, ठीक है। रिलेशन निकालने के लिए बाबू चेक करना है, तो आपको बताए थे कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, या आपको एक टेबल भी दिए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग तो आंसर ही लगा दिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे। मैथ की क्लास दिन में क्यों नहीं होती है, आसिफ पूछ रहे हैं। बाबू देखो मैथ की क्लास में ले रहा था, लेकिन आप लोग दोपहर में आते ही नहीं थे। 2:30 बजे में क्लास कंटिन्यू ले रहा था, लेकिन आप लोग दिखते ही नहीं थे। तो मुझे लगा कि अभी आप लोग बिजी है मंथली एग्जाम में, इधर उधर बिजी है, फेस्टिवल में बिजी है, इसी वजह से उसे ड्रॉप कर दिया। टेंशन नहीं लीजिएगा, छठ के बाद से ना, छठ के बाद तो कोई त्यौहार नहीं है, है ना। छठ के बाद सारा क्लास जो है ना बिल्कुल हम टाइम पे कर देंगे। मैथ जो 2:30 बजे है ना, छठ के बाद शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो फिर दीपावली है, फिर दीपावली के बाद छठ है, तो बच्चे इधर उधर होते रहेंगे। इसलिए मैं सोच रखा हूँ कि छठ पूजा के बाद से ना सारी क्लासेस जो है वो आपको दे दी जाएगी। तो टेंशन नहीं लेना, छठ पूजा के बाद मैथ की क्लास भी हम शुरू कर देंगे। 2:30 बजे से डेली होगा, बोले हैं तो लेंगे, जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। वो काम मैं नहीं करता हूँ, जो बोलता हूँ बाबू वो करता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 43। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, अब इसका आंसर लगाइएगा। चलिए ये तो आंसर आप लोग सभी लगा देंगे, है ना, बिल्कुल उम्मीद है। 10 का पावर -19। और ये तो अच्छी बात है कि इस बार फेस्टिवल पहले समाप्त हो रहा है, आप लोग को ज्यादा टाइम मिल रहा है ना। फेस्टिवल सब कुछ शुरुआत में ही छठ पूजा है, खत्म हो जाएगा, उसको आराम से, है ना, पढ़ाने के लिए टेंशन नहीं। हम तो 7-7 घंटे 8-8 घंटे क्लास लेते हैं बाबू। पिछला साल का क्लास देखिएगा, 7-7 घंटे 8-8 घंटे क्लास लेते हैं। अभी तो आप लोग को ऐसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास ले रहे हैं, जब पढ़ाने लगेंगे तो 7-7 घंटे लाइव रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा छठ के बाद, है ना, क्या तहलका मचता है। चलिए आगे देखेंगे 44 देखो 44 क्या पूछा है, एक्सीलेंट नोट क्या होता है। ये तो आप लोग को ये करवा रहे हैं कि आप लोग का सेंटअप एग्जाम अच्छा चला जाए, है ना, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। एक्सीलेंट नोट क्या होता है, इसका मान कितना होता है। तो इसमें आपको बताए थे कि पावर पे ध्यान रखना बाबू, है ना, क्या रखना है, पावर पे ध्यान रखना है। तो पावर कितना है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, है ना। सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रात वाली क्लास बाबू सोच रहे हैं कि छठ पूजा के बाद ही शुरू करें, क्योंकि ये शुरू करेंगे फिर बंद करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो जो रात वाली क्लास रात 9 बजे वाली है ना, वो भी छठ पूजा के बाद ही करेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। रात 9 बजे वाली और दोपहर 2:30 बजे वाली छठ पूजा के बाद ही रखते हैं, ताकि बीच में बंद ना करना पड़े, मुझे भी खराब लगता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या सही होगा। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अब इसका आंसर लगाना है कि द्विध्रुव आघूर्ण, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डायपोल मोमेंट। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे बाबू, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या सही होता है। तो बाबू इसका राइट आंसर जो होगा 1dy बराबर आपको बता रखे हैं ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, पूछा गया है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। ये तो बहुत इजी सवाल है बाबू, इसका आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना, C/3 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, Which of the following relation is correct। कौन सा रिलेशन जो है ना बाबू करेक्ट है। एक तो बिहार बोर्ड ने भी परेशान कर रखा है बच्चों को, इतना एग्जाम कोई लेता है क्या, दिल्ली तो कॉलेजे दौड़ाता रहता है, बच्चा घर पे पढ़ेगा कब, है ना। बताओ, तुरंत मंथली एग्जाम लिया, अक्टूबर में ही खत्म हुआ मंथली एग्जाम, फिर अक्टूबर में फिर लिया, और फिर कुछ दिन बाद 10-12 दिन बाद फिर आपका सेंटर एग्जाम ले रहा है। तो बच्चों को एकदम परेशान करा दिया। कुछ दिन पहले कॉलेज का फॉर्म भराया,
है ना। तो बच्चा का क्या है ना, कॉलेज घर करता ही रह जाता है। तो बहुत ज्यादा इस पर परेशान भी किया है बिहार बोर्ड। इतना ज्यादा मंथली एग्जाम नहीं होना चाहिए, है ना। साल में 3 एग्जाम काफी है, 3-3 महीना पे एग्जाम लो, महीने महीने एग्जाम क्या है ये। चलिए इसका आंसर लगाएं, क्या संबंध होता है। बहुत अच्छे, 1 बराबर होता है 10 का पावर 3, है ना। मेरे ख्याल से 3 महीने में एक बार एग्जाम होना चाहिए, है ना, वो ज्यादा बेटर है। महीने महीने वाला है ना बहुत परेशान वाला चीज, परेशानी वाला। जो बाहर पढ़ाई करता है ना उसको बहुत दिक्कत होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। धारा घनत्व बराबर पूछा है बाबू, क्या होगा, धारा घनत्व बराबर पूछा है क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे, धारा घनत्व बराबर। तो बाबू धारा घनत्व बराबर क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे आंसर, जितने बच्चे ए के साथ लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। चलिए कमाल कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला सवाल पूछा है प्रतिरोध के लिए कौन संबंध सही होता है। चलो अब इसमें आंसर लगाओ बाबू, प्रतिरोध के लिए क्या सही होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, प्रतिरोध के लिए बताना है सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं ना एकदम बवाल कर दिए। चलिए जबरदस्त जबरदस्त 50। और आज जो कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कल से जो है ना जो बच्चे जितना स्कोर करेंगे उनका जो है यहाँ पे अच्छे सुनहरे अंकों में उनका नाम वगैरह सब कुछ शो किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आज की क्लास में आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं कमेंट जरूर कर दीजिएगा लाइव क्लास खत्म होने के बाद, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू 10 एम्पियर इस फिगर के अनुसार पूछा है कि इस फिगर को देखिए और आई की वैल्यू बताइए। तो कितना हो रहा है बाबू, 40 एम्पियर हो रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी, सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, पूछा है क्या कि विभव मापी से क्या मापा जाता है। विभव मापी से, जिसे पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम क्या मापते हैं, प्रतिरोध, धारा, इनमें से कोई नहीं, या सेल का ईएमएफ। तो बाबू याद रखेंगे क्या मापा जाता है, सेल का ईएमएफ मापा जाता है ना। क्या मापा जाता है, सेल का ईएमएफ मापा जाता है, किससे, विभव मापी से, पोटेंशियोमीटर से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। तो कितना होगा बाबू, 4 ऑप्शन यहाँ पे देखो जरा, कितना होगा, फटाफट आंसर लगाओ। 3.6, हाँ 3.6 तो होगा। और कितना होगा, बहुत अच्छे, 10 का पावर 6 जूल, है ना। सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए बहुत ही शानदार आंसर है आप लोगों का, बहुत अच्छी यूपीएससी, कोमल, सनी, नरगिस, आसिफ। चलिए बहुत अच्छे बाबू। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, 1 टेस्ला जो है वह किसके बराबर होता है। 1 टेस्ला जो है बाबू किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बताइए 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, सही जवाब क्या होगा। 53 का आंसर लगा दो बाबू फटाफट तरीके से, जबरदस्त तरीके से आंसर लगाइएगा। चलिए बहुत अच्छे, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए क्या बात है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वह कितना होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम में आएगा तो क्या टिक कीजिएगा, इसका आंसर बताइए फटाफट बाबू। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे ए के साथ गए हैं ना एकदम तहलका मचा दिए हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखो अगला सवाल, अगला सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है बाबू वह क्या होता है,
तो इसका रगड़ के आंसर कीजिए फटाफट तरीके से, सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम राइट आंसर है बाबू, याद रखिएगा। एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आइएगा। नेक्स्ट देखो, फोटोन का ऊर्जा कितना होता है। अभी थोड़ी देर पहले मास पूछा था, है ना। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, अभी यहाँ पे आपसे एनर्जी पूछा है। तो बताइए एनर्जी का मान क्या होगा, है ना। तो E बराबर क्या बताए थे बाबू, HB भी बताए थे। और मास बराबर क्या होता है, H/c लैम्डा। तो यहाँ पे पूछा है क्या, यहाँ पे एनर्जी पूछा है, तो बाबू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो बहुत इजी सवाल है, राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर बताइए बाबू। देखो इसमें ना आंखों का धोखा इसी को बोलते हैं, अभी हम ये टिक करने जा रहे थे। आप लोग को भी एग्जाम में आंखों का धोखा होगा, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ, अगर ये टिक करते तो ये गलत हो जाता। इसलिए एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करना है और पीछे वाले और आगे वाले से बातचीत नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत होने का चांस रहेगा। घर आके सर पकड़ने वाला काम मत करना, एकदम शांति से आंसर लिखना, है ना, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, फिर यहाँ पे पूछा है बाइनरी डेसिमल। बाइनरी डेसिमल, अच्छा बाबू टेबल किसके किसके पास है बाइनरी डेसिमल वाला। मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, जबकि मैंने पहली या दूसरी क्लास में मैंने टेबल कराया हुआ है। अगर आप नहीं देखे तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा। फर्स्ट या सेकंड क्लास फिजिक्स का हुआ था तो वहां पे मैंने टेबल दिया था। ठीक है, प्लेलिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए इसका आंसर करेंगे, 58 का सही जवाब क्या होगा। 58 का ये लगा रहे हैं सन्नी आजम हसन। चलिए बहुत अच्छे, आंसर लगाइए फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, एक के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है कि द्विआधारी योग के लिए कौन सही नहीं है। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन के लिए क्या सही नहीं होगा। तो बाबू मैंने आपको बताया था कि बाइनरी एडिशन में 1 + 1 जो है वो 1 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 0 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 + 1 1 है, जो कि गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली है तो N1 और N2 में रिलेशन पूछा है ना। प्राइमरी N1 है, N1 क्या है, प्राइमरी है, और N2 क्या है, सेकेंडरी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सेकेंडरी जो होता है वो प्राइमरी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि बताइए हाइड्रोजन बन क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है ना। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन विजिबल रीजन। दृश्य भाग में पड़ती है, तो दृश्य भाग में बाबू कौन पड़ती है, बामर श्रेणी पड़ती है ना। दृश्य भाग में क्या पड़ती है, बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। अलाइमन में पारावैगनी, ठीक है ना। तो ए के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है 1 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो बाबू बताओ पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना। और आपको पता है इसे हम मीटर में लेके चलते हैं, तो मीटर में तो दिया हुआ है, तो मीटर में जब दिया हुआ है तो चेंज नहीं करना है। अगर सेंटीमीटर में होता तो हम मीटर में चेंज कर लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो हम 1/1 ही रहने दिए, ये हो गया 1 डायोप्टर। देखो एग्जाम में ध्यान देना कि फोकस दूरी किस में दिया गया है ना। ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में फोकस दूरी देखना, मीटर में अगर दिया रहे तो मीटर में छोड़ देना। अगर एग्जाम में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहे तो इसको जो है मीटर में चेंज कर लीजिएगा।
है ना। इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लीजिएगा एग्जाम में। कैसे चेंज करेंगे, मीटर में चेंज कैसे करेंगे, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर है बाबू, है ना, ऑप्शन नंबर सी 1 डायोप्टर। 1 मीटर बराबर पता है ना बाबू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 मीटर। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो पूछा है क्या कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछा गया है क्या सही होगा। आप बताओ जरा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या सही होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या सही होता है बाबू। तो देखो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो एफओ होता है ना वो एफई से बड़ा होता है। क्या होता है, एफओ जो होता है वो एफई से बड़ा होता है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है ना। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। थोड़ा सा बड़ा कर दे, चलो कर देते हैं बड़ा। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण पूछा गया है। तो बाबू जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। अगला सवाल देखो पूछा है क्या 65। प्रकाश के अपवर्तन में कौन भौतिक राशि नहीं बदलती। ध्यान दीजिएगा अपवर्तन में पूछा है, किसमें पूछा है, अपवर्तन में, परावर्तन में नहीं पूछा है, अपवर्तन में। अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है, इंग्लिश में देख लो क्या पूछा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो क्या नहीं बदलता है, तो आपको बताए थे बाबू कि जब अपवर्तन होगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो पूछा है क्या, पूछा है हवा में प्रकाश का वेग va है और पानी में प्रकाश का वेग vw है, तो किसमें ज्यादा होगा। तो बाबू सीधी सी बात है, जहां पे अवरोध कम होगा वहां पे प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। तो हवा पानी के मुकाबले हवा में क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। हवा में ज्यादा होगा किससे, पानी से। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखिए जल के लिए क्रांति कोण पूछा है कि बताइए कि जल के लिए क्रांति कोण क्या होता है बच्चा जी। जल के लिए क्रांति कोण यहाँ पे बताइए। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाइए। तो जल का क्रांति कोण क्या होता है, एक बार सही बच्चे आंसर लगाओ फटाफट। बहुत अच्छे, जल के लिए बता दीजिए। चलिए आंसर लगाओ बाबू जल के लिए। बहुत अच्छे 48.75 लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर पूछा है कि रचनात्मक व्यतिकरण जो होता है उसके लिए कलांतर। फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है बाबू, फटाफट इसका आंसर लगा दो। सही जवाब क्या होगा। तभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिस्ट्रक्टिव का, अब यहाँ पे जान लीजिए कंस्ट्रक्टिव का होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट अगला सवाल। अगला सवाल है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के लिए संबंध पूछा है कि संबंध क्या होगा। Which of the following is correct for intensity of a scattered light। चलिए अब इसका आंसर लगाइए बाबू। आई और लैम्डा के बीच संबंध क्या होता है। तो बाबू आपको बता रखे हैं कि आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴ के, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। देखिए कुछ बच्चे जो है लगातार फोन पे पूछते हैं, जबकि मैं क्लास में आप लोग को पूरी जानकारी दे देता हूं। तो यहाँ पे जान लीजिए जो पीडीएफ दिया जा रहा है वो है क्या,
तो पीडीएफ बाबू जो रियलिटी में जो है ये आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेटर से बनवाया गया 90% दिलाने वाला पीडीएफ है सभी सब्जेक्ट का, जिससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, है ना। इसकी फुल गारंटी है, फुल गारंटी है, क्योंकि पिछले साल 38,000 बच्चों का जो है वो आपका रिजल्ट दिया गया था। मेरे कम्युनिटी टैब पे अभी भी पड़ा हुआ है, 6 महीना पहले जब रिजल्ट आया था उस टाइम का देखिएगा, कम्युनिटी टैब पे अभी भी पड़ा होगा। कमेंट भी करीब 150 से 200 कमेंट भी होगा और वोटिंग भी होगी, तो वहां पे इस चीज को आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हर बच्चा, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 50,000 रिजल्ट देने का, इसीलिए इस प्राइस को जो है अभी फिलहाल कम करके रखा गया है। ऑल सब्जेक्ट साइंस का है, आर्ट्स का है या कॉमर्स का है, 450 में आपका ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है। लेने के लिए 2 तरीका आप अपना सकते हैं। पहला तरीका जो है वो आप अगर व्हाट्सएप पे लेना चाहें तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। जैसे ही भेजेंगे पेमेंट आपका चेक हो जाएगा और तुरंत आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। बस वहां पे आपको मीडियम बताना होगा कि आप इंग्लिश मीडियम में लेना चाहें या हिंदी मीडियम में लेना चाहें। अगर आप ये चीज ऐप पे चाहते हैं तो ऐप पे बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ऐप पे आपको करना क्या है, तो ऐप का देख लीजिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऐप में बस ऐप आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च करना है। सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना, ये फोटो वाला, यही है मेरा ऐप। इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कीजिएगा तो इस तरीके का पेज आपका दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, साइंस का हिंदी मीडियम है, साइंस का इंग्लिश मीडियम है, तो आपको देख लेना आपको कौन सा मीडियम लेना है। हिंदी मीडियम लेना है तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश मीडियम लेना है तो इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे। जब बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको टिक करना है कि आप फोन पे से पेमेंट करेंगे कि गूगल पे से करेंगे। जिसे मान लीजिए हमको फोन पे से करना है तो इस पे चेक करेंगे और उसका पे नाउ पे क्लिक करेंगे। 449 रुपया का पेमेंट कटेगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आपका जो बाय नाउ लिख रहा था वो अब व्यू पे आ जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है ना व्यू, ये बाय नाउ हट जाएगा, सिर्फ व्यू लिखा आएगा। व्यू पे क्लिक कीजिएगा, सारे सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब मिलेगा। उसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट है वहां से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और 450 रुपये में 450 नंबर का सपना पूरा कर लीजिए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप भी लीजिए और अपने मोहल्ले, अपने गांव में सभी को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा का भला हो सके। सबको बताइए अभिषेक ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करो, है ना। गेस्ट पेपर लेने से कहीं अच्छा है बाबू कि गेस्ट पेपर लोगे तो कहीं न कहीं आप सब सब्जेक्ट का लेंगे तो 400 से 450 से ज्यादा पड़ जाएगा। आपको 450 में आपकी पूरी तैयारी गारंटी के साथ दी जा रही है। तो आप अगर समझदार हैं तो जरूर से लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर आप गेस्ट पेपर लेंगे तो वहां कोई आपको गारंटी नहीं होगा और इससे ज्यादा पैसा लगेगा और यहाँ आपकी गारंटी है, ठीक है। तो अगर समझदार हो तो ये फैसला आपका होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, कहाँ चला गया क्वेश्चन। हाँ, इसका तो आंसर बता दिए थे बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। और आज का आखिरी सवाल है, कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है। इसका आंसर फटाफट आप लोग लगाइए। तो कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है। अब इसमें धुआंधार आंसर लगा दो बाबू, सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। चलिए रगड़ के आंसर कर ले बाबू फटाफट, क्या होगा 70 का। बहुत अच्छे, बी के साथ जितने बच्चे गए हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन जो है बाबू यहाँ पे सही हुए हैं, ठीक है। ताकि आपका जो नेक्स्ट क्लास हो तो आपको उसमें आपका नाम जो है वो दिखाया जा सके। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
है ना, ताकि ऑल सब्जेक्ट क्लासेज जो है वो आपको फटाफट यहाँ पे मिल सके। अभी जो क्लास चल रही है वो शाम 6:30 बजे डेली चल रही है और रात 9 बजे क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की। तो बैक टू बैक क्लासेज मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको जो है पूरी मदद एग्जाम के टाइम भी मिले। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से फायदा होगा कि एग्जाम के बाद भी जो वैकेंसी वगैरह आती है इस टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलता रहता है। तो टेलीग्राम का नाम भी आपका अभिषेक ट्यूटोरियल ही है और एप्लीकेशन का नाम भी अभिषेक ट्यूटोरियल ही है, ठीक है। तो जहां भी सर्च कीजिए अभिषेक ट्यूटोरियल, चाहे टेलीग्राम से जुड़ना हो, चाहे व्हाट्सएप से जुड़ना हो, चाहे ऐप डाउनलोड करना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बाबू, मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और फटाफट जितने बच्चे अभी देख रहे हैं ना, फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और जो बच्चे अभी पेमेंट किए हैं थोड़ी देर में आपको जो है वो यहाँ पे PDF दिया जा रहा है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग ऐप जो है ना, फटाफट आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च कीजिए जाके अभी और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सारे क्वेश्चन बाबू वहां से ले लीजिए, ठीक है। सभी को टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि। So hey students, myself Shivam from the Buxar district, Bihar, and with the help of the Abhishek tutorial PDFs, I have secured 445 marks out of the 500, and I suggest all my brother and sister to purchase the Abhishek tutorial PDFs and score good marks in your examination. It is extremely affordable to our price, and you can get good result with the help of these notes. Thank you everyone.